नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में सियासत तेज हो गई है और यह सियासत आपको बताएं परिसीमन को लेकर है। केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ है, जिसके सदस्य 5 सांसद भी बनाए गए हैं, जिसमें 2 भाजपा के हैं और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अब ये लोग जम्मू कश्मीर में राजनीति करने वाले लोगों से मिलेंगे और यहां परिसीमन किया जाएगा दोबारा से। आपको बताएं, ये परिसीमन जो भी होता है ये हमारे संविधान की आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि हर 10 साल में किसी भी राज्य का परिसीमन दोबारा से किया जा सकता है, जो कि जनसंख्या के आधार पर होता है। कौन सीट बढ़ेंगी, कौन सा क्षेत्र उसमें घटेगा बढ़ेगा, ये सब आकलन किया जाता है। और आपको बताएं, ये जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है केंद्र के द्वारा, ये सबसे पहले सन 1952 में, फिर 10 साल बाद 63 में, फिर 1973 में और 2002 और फिर 2020 में किया गया। ये अब राज्य में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, वहां पुनर्गठन नहीं किया गया था। अब जब धारा 370 हटा दी गई, विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, तब वहां चुनाव होने हैं। और चुनाव के पहले ये वहां के नेताओं ने मांग की थी कि परिसीमन दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो लद्दाख का क्षेत्र है वो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, वो वहां से भाग उसका कट गया है। तो जो क्षेत्र कटा है कुछ, उसका क्षेत्र जो है सीटें बढ़नी है जम्मू से। और इसमें आपको बताएं, जो सबसे खास बात है कि 24 सीटें पीओके से इसमें आती हैं, जहां से विधायक चुन करके आने हैं। ये धारा 370 हटाने के बाद से है। और पीओके से अगर 24 लोगों के चुनने का आने का मतलब, सबसे पहले वहां भारत सरकार का कब्जा और वहां शांति की बहाली, यानी सेना की निगरानी में ये चुनाव होंगे। और वहां के लोग अब वोट करेंगे अपने राज्य का गठन को लेकर, जिसमें तिरंगा लहराएगा। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती इस परिसीमन का विरोध कर रही थी और वो ये कह रही थी कि जब तक 370 धारा को पुनर्बहाल नहीं किया जाता, तब तक हम जो है इस परिसीमन से अलग रहेंगे, हमारी कोई राय नहीं रहेगी, ना हम मीटिंग में शामिल होंगे। और वो मीटिंग में शामिल हुई भी नहीं थी। लेकिन अब आज बताऊं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सदस्य उसमें एमपी हैं, तो इसका मतलब अब उनको लग रहा है कि मैं ही अलग थलग पड़ गई, बाकी लोग तो शामिल हैं। तो अब आपको देखिए कि जैसे ही उनको लगा कि मोदी जी ने बात की है और पूरी सख्ती के साथ बात की, एक तरह से केंद्र सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जो उन्होंने तय किया है अब उसमें जनता का भी उनको सहयोग है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ग्राम सभा के चुनाव हुए थे और डीडीसी के चुनाव हुए थे। डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी बढ़त बनाई थी। अब इसलिए इन नेताओं को लग रहा है कि अगर आप इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो जो 1-2 सीटें आपके हाथ आनी थी वो भी नहीं आएंगी और कहीं ना कहीं आपकी मट्टी पलीत होनी है। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए किन्हीं अपने क्षेत्र से ही सही, जहां आपका दबदबा है, जहां से आपके सांसद चुनकर आए हुए हैं, जिन क्षेत्रों में आपने जम्मू कश्मीर में कहीं काम किया होगा लोगों के लिए, 10-20 कुछ सीटें तो चुन के आएंगी। तो आपको बताएं, ये जो पूरा मामला है, अभी तक 107 सीटें थी, जिसमें 24 पीओके में थी, तो 7 सीटें अभी और जुड़नी है और कुल मिलाकर 114 सीटें होनी है। इसमें से लद्दाख का एरिया कटने के बाद अब ये सीटें जो बढ़ेंगी, ये जम्मू कश्मीर में बढ़ने वाली हैं, जम्मू रीजन में बढ़ने वाली हैं। कश्मीर में पहले से ही वो है, लेकिन जम्मू रीजन में ये प्रतिनिधित्व कम था। तो जम्मू के जो लीडरशिप है उन्होंने मांग की थी कि जम्मू में सीटें बढ़ाई जाएं। दूसरा आपको बताएं कि हमारा एक यहाँ जम्मू में एक एक्ट था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JKRA। इसके तहत ये तय हुआ था, आपको बताएं, कि जो अनुसूचित जाति है उनकी सीटों को बढ़ाया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। जैसे अब सभी चुनाव में अब देखेंगे, चाहे वो ग्राम सभा की चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे फिर वो आपका विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हो, चुनाव आयोग की तरफ से ये माना जाता है कि महिलाओं का आरक्षण, अनुसूचित जाति का आरक्षण, ये सीटों को दिया जाता है।
और उसका बाकायदा एक रोस्टर होता है, वो सर्कुलेट करता है कि कौन सी सीट इस बार आरक्षित की जा रही है अनुसूचित जाति के लिए, कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस तरह से चुनाव होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक ये लागू नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब तक लागू थी, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, उनको प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल रहा था, उनको किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। अब मोदी सरकार ने जब धारा 370 हटाई है, उसके बाद से उनको उस आरक्षण का लाभ जम्मू कश्मीर में मिलने लगेगा, मिल रहा है। अभी तक निचले स्तर पे मिलना शुरू हुआ, ग्राम सभा में, डीडीसीए में, और अब विधानसभा में पहली बार अनुसूचित जाति की जो रिजर्व सीटें हैं उस पर वो चुनकर आएंगे और पहले से अधिक उनको ये कोटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी जम्मू कश्मीर के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अब उनके साथ भी ये न्याय दे रहे हैं जो उन्हें आज देश की आज़ादी के 70-75 साल बीतने के बाद मिलने जा रहा है। जहां एक तरफ ये लोग विरोध कर रहे थे, वहीं आपको बताएं अब महबूबा मुफ्ती के भी सुर बदले हुए हैं। हालांकि उनका गुस्सा है केंद्र सरकार को लेकर, उनकी मां के ऊपर ईडी का एक शिकंजा कसा है और उनको सम्मन दिया गया है। जो महबूबा मुफ्ती की मां है, उनसे एक जो विदेश से लेन देन हुआ है पैसे का, उनके खातों में कुछ अननोन स्रोत से पैसे आए हैं और माना जा रहा था कि ये मां के खाते में पैसे लेकर महबूबा मुफ्ती उस पैसे को कहीं या तो पत्थरबाजों में इस्तेमाल हुए हैं या अलगाववादी ताकतों को तो कहीं वो पैसे नहीं दिए गए। अब पूछताछ करने के लिए ईडी को सम्मन देना पड़ेगा और ईडी ने बुलाया है। तो आपको बताएं, ये जो 14 जुलाई को उनको पेश होना है, अब उसमें रीजन क्या लिखा है, तो अभी उसमें लिखा है अननोन रीजन। आप आइए, पहले आपके खातों की जानकारी आप दीजिए कि जिन देशों से आपके खातों में पैसे आए हैं आपने उसका इस्तेमाल किया क्या है, तो ईडी को जानना है। लेकिन महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ईडी और एनआईए का दुरुपयोग कर रही है हमें डराने धमकाने के लिए, क्योंकि हम परिसीमन आयोग से दूर हैं, हम परिसीमन से सहमत नहीं है, हम चुनाव आयोग से सहमत नहीं है, हम केंद्र सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। तो इस तरह का अनर्गलन आरोप लगा रही हैं। अगर महबूबा मुफ्ती की माताजी निर्दोष हैं और उनके खातों में जो विदेशों से पैसा आया है, जो इस्लामिक कंट्रियों से पैसा आया है, अगर उनका आतंकियों ने इस्तेमाल नहीं किया है, वो उन्होंने फर्नीचर खरीदने में किया है, घर का राशन लाने में किया है, कोई मकान बनाने में किया है, तो उसको बता दो। भाई मेरे जैसे आदमी को भी इनकम टैक्स का एक बार नोटिस आया कि आपके खाते में 6 लाख रुपए आए हैं, हिसाब दो। मैंने उनको हिसाब दिया, किसने दिया, कैसे दिया, उसके बाद संतुष्ट, मेरे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। भाई अगर सरकार के सूत्र ये भी नहीं पूछ सकते आपसे कि विदेशों से इतना मोटा पैसा आया, जबकि कश्मीर में पत्थरबाजों के बारे में कहा जाता है, जब भी जो पत्थरबाज पकड़े गए या आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से आईएसआई के जरिए और कई देशों से ये पैसा आता है जो हमें युवाओं को बांटना होता है और सेना पे पत्थर चलवाते हैं, हम लोग सेना का विरोध करवाते हैं, हम आतंकवादी बनाते हैं। तब एनआईए और ईडी का ये काम है कि विदेशी फंड का, स्रोतों का वो पता लगाए। अगर महबूबा मुफ्ती की माताजी ने कहीं आतंकवादियों की मदद की होगी, अलगाववादियों की मदद की होगी, तो फिर महबूबा मुफ्ती भी अछूती नहीं रहेंगी, फिर जेल होगी। फिर आप कहते रहिए। आप देखिए बीबीसी विदेशी एक चैनल है, वो कैसा नैरेटिव चलाता है कि कुछ अलगाववादी ताकतें जिन पे इस तरह के आरोप पहले लगे और ईडी ने सिद्ध कर दिया कि एनआईए की इसमें रिपोर्ट आई कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजों को और आतंकियों को मदद की, विदेशी फंड लिया, एनजीओ बना रखी थी और उस फंड को दिया उन्होंने आतंकवाद के बढ़ावे में, कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में, तो वो जेल में बंद है। तो ये जो वामपंथी लोग हैं, बीबीसी जैसा चैनल है, वो अभी क्या नैरेटिव चला रहे हैं, कश्मीर की बेटियां मांग कर रही हैं उनके पापा को रिहा करें, मुझे मेरे पापा सपने में दिखते हैं, मोदी जी उनको रिहा करें। क्यों करें? उन्होंने आतंकवादी बनकर या आतंकवादी बनाकर हमारे देश के वीर जवानों पर पत्थर चलवाए, गोली चलवाई, हमारे सैनिकों को शहीद किया, और हम उनको छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? क्या हमारे सैनिकों का खून वो फ्री का है, वो यूं ही नालियों में बहाने के लिए है? नहीं, एक एक पत्थर का हिसाब लिया जाए इन अलगाववादी ताकतों से। ये मोदी सरकार ने तय किया है।
अब इनके पेट में दर्द यह है कि इनसे पहले तो कोई पूछता नहीं था, करोड़ों रुपए चंदे में लेते थे, उन करोड़ों में कुछ करोड़ जेब में रख लो, कुछ बांट दो थोड़े बहुत, तो कश्मीरियों को बांटकर और बात करेंगे ये कश्मीरियत की और चलवाएंगे सेना पे पत्थर, चलवाएंगे सेना पे गोली। ये वहां कश्मीरी ब्राह्मणों को, पंडितों को और दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको वहां से मार भगाएंगे और एक प्लानिंग के तहत उसको काट कर और कहेंगे कि हमारी राय लेनी चाहिए और जनमत कराना चाहिए, पूछना चाहिए हम कहां जाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो ये मंसूबे पाल रहे थे कि पीओके छोड़ो, ये पूरा कश्मीर को पाकिस्तान में जोड़ दें। 70 साल में यही कोशिश इन अलगाववादी ताकतों ने की है। यदि महबूबा मुफ्ती उनसे सहमत है, अलगाववादी ताकतों से, और यदि उनको लगता है कि एनआईए और ईडी को इस तरह की जांच नहीं करनी चाहिए थी, तो आप अपना विचार अपने पास रखिए। देश की जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच करती हैं और जो दोषी होता है वो जेल में जाएगा, निर्दोष है तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। रही बात परिसीमन में शामिल होना या ना होना, चुनाव में शामिल होना या ना होना, आपके होने और ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप शामिल हो जाइए, तब भी आपको हारना है, क्योंकि अब कश्मीर की जनता देश में और प्रदेश में शांति चाहती है, आतंकवादियों की एंट्री नहीं चाहती है। बहुत हो गया कश्मीर में खून खराबा, अब वहां की जनता विकास चाहती है। वो विकास देख रहे हैं तो वोट तो देंगे भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी में जो सपोर्ट करेंगे ऐसे दलों को। तो ये अलगाववादियों को वोट मिलनी नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती जैसी जो महिला है, ये बोलती हैं देश विरोधी बातें, हमेशा बोलती रही हैं, इसलिए इनको लग रहा है सत्ता में आना नहीं तो ऊट पटांग हरकतें करो, ये कहो हम तो शामिल हो नहीं रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए बहिष्कार का बहाना ले रही हैं। चुनाव में खड़ा होकर देखें, इनको मुंह की खानी पड़ेगी जो इनको पता लगने वाला है। वंदे मातरम।